हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? बताइए मुझे, क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल और नॉट? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया। ओके, बट कोई बात नहीं, वी विल कवर इट अप। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभम, काजल, शुभा। नहीं, एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ के ना पहले दौड़ के आ जाता हूँ, तो जब तक 8 बजते हैं तब तक बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा वार्म अप हो चुकी होती है ना, इसलिए। तो अभी जनरली वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग जवाब देंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, और फिर हम क्लास को आगे। आज बहुत लिखना है दोस्तों आपको। आज मेरे समझाने का रोल कम है, आपके लिखने का रोल बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आज बिल्कुल हाथों को, ज़्यादा है तो थोड़ा सा और ऐसे ऐसे करके गर्मी ला लो हाथों में, लिखना बहुत पड़ेगा। आज ज़्यादा राइटिंग वर्क है, आज समझाने वाला काम थोड़ा कम है। ठीक है, तो तैयार हो ना आप सब? तो भैया, नहीं नहीं, मुझे आपका कमेंट मिल रहा है अभिषेक। हाँ, कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। ROA ROP। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, और पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भारत के गवर्नर, सॉरी, पुर्तगाल के गवर्नर जनरल जिनकी नियुक्ति भारत में की गई थी, पोर्चुगीज गवर्नर जनरल जिन्हें इंडिया में अपॉइंट किया गया था। तो हमने पिछली क्लास में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात कर ली थी, और फिर हमने अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात कर ली थी। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वॉज द फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर अपॉइंटेड इन इंडिया। अब मुझे कमेंट करके आप बताइए दोस्तों कि जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, और व्हाट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इज फेमस फॉर। किस चीज के लिए वो फेमस है, बताएंगे आप लोग जल्दी से? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद हैं। कमेंट करके बताएं किस चीज के लिए प्रसिद्ध है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जल्दी बताएं। निर्वात काल तक मैंने आपको बता दिया था, शायद निर्वात काल पढ़ाना है पहले मुझे आपको। ठीक है, निर्वात काल से शुरू करेंगे। चलिए बताएं, जल्दी से बताएं। ब्लू वाटर पॉलिसी। सर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो हिंद महासागर में एकाधिकार के लिए पुर्तगाल के द्वारा जो नौसैनिक नीति अपनाई गई, उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो इसके लिए वो किस चीज की स्थापना करते थे? फितोरियो। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फितोरियो क्या है दोस्तों? व्हाट इज फितोरियो? फितोरियो का अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। फितोरियो का अर्थ क्या होता है? फितोरियो, अगला काम जो वो करते थे वो था फितोरियो। तो फितोरियो का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ फितोरियो। बहुत बढ़िया। बेसिकली जो फितोरी, वो टापू नहीं है, टापू तो गलत बोल रहे हैं। फितोरियो मैंने आपको बताया था कि नेवल बेस होते थे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक नौसैनिक अड्डा भारत में बना दिया, एक आपने मलक्का के पास बना दिया, एक आप गए तो आपने सोक्रेटो द्वीप के पास बना दिया। तो इस तरह के जो नौसैनिक अड्डे बनाए गए पुर्तगालियों के द्वारा, उन्हें हमने फितोरियो कहा था। एक आखिरी चीज जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में हमने पढ़ी थी कि इसे दो बड़े युद्ध लड़ने पड़े थे। एक चौल और दाबुल का युद्ध, जो कि ये हार जाता है, और दूसरा बैटल ऑफ द्यू, द्यू का युद्ध, जो कि ये जीत जाता है। चौल और दाबुल का युद्ध जो 1507 में हुआ था, उसमें इसके बेटे लॉरेंजो की मौत हो जाती है, और अगले युद्ध में ये संयुक्त सेनाओं को हरा देता है, ये ज्वाइंट आर्मीज को हरा देता है दोस्तों।
ठीक है, आई विश यहां तक आपको याद होगा। फिर हम अगले टॉपिक पर आए थे और हमने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को डिस्कस किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात की थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो क्या था दोस्तों, पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक था। ही इज कंसिडर्ड टू बी द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज रूल इन इंडिया। आई विश आपको ये याद होगा। फिर हमने इसी के बारे में पढ़ा था कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया तो इसने सबसे बड़ा काम क्या किया था, 1510 में 1510 में बीजापुर के शासक आसिफ आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया था और अब गोवा का विकास शुरू होगा और वो विकास हमें आज भी देखने के लिए मिलता है, पहली बात। दूसरा, इसने सिर्फ भारत में गोवा को कैप्चर नहीं किया था, ये होमुर्ज स्ट्रेट भी गया था, ये मलक्का स्ट्रेट भी गया था, तो इन क्षेत्रों पर भी इसने अधिकार किया था। फिर इसने भारत में एक सोशल पॉलिसी भी अपनाई, इसने भारत की सती प्रथा को बंद कर दिया। तो जिन क्षेत्रों में पुर्तगाल का शासन शुरू हो गया था, जिन क्षेत्रों में पोर्चुगीज रूल शुरू हो चुका था, वहां पर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और इसने पुर्तगाली पुरुषों को प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करें और शादी करके आप यहीं पर बस जाइए, ये बात भी इसने कही थी पोर्चुगीज मैन से। हालांकि मुसलमानों के प्रति शुरुआत से ही पुर्तगालियों की जो नीति है वो बड़ी कट्टर रही थी और रीजन उसका मैंने आपको बताया था कि इनके युद्ध यूरोप में बहुत समय से चलते रहे थे, जिस कारण ईसाई और क्रिश्चियन ईसाई और मुस्लिम इनके बीच में एक प्रकार से शुरुआत से ही एक धार्मिक मतभेद देखने के लिए मिलता है। हालांकि अंग्रेजों को इससे मतलब नहीं, अंग्रेज जब आएंगे तो वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करेंगे, अपीजमेंट करेंगे, जो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। अगली बात हमने ये भी जानी थी कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का गवर्नर बन के आया तो इसने सिर्फ युद्ध की नीति को नहीं अपनाया। ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ और सिर्फ युद्ध कर रहा है, इसने कूटनीति का भी सहारा लिया। विजयनगर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर है इंडिया में, दक्षिण भारत में, और विजयनगर के जो राजा हैं कृष्णदेव राय, उनके साथ भी इसने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी मेंटेन की। दोनों के बीच में व्यापार होता था। कहा जाता है कि जो राजा कृष्णदेव राय हैं उन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क को एक किला गिफ्ट किया था और साथ ही साथ जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं वो घोड़े लेकर के आता था। तो जो विजयनगर है उस समय वहां पर सबसे अच्छे किस्म के घोड़े हुआ करते थे। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रीड ऑफ द हॉर्सेस जो यूरोप और मध्य एशिया से लाए जा रहे थे। तो बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मेंटेन रहा था। तो यहां तक आई गेस हम पढ़ चुके थे। हमें निर्वात के बारे में पढ़ना था, तंबाकू काजू भी ये भारत लेकर के आया था, तो हमें निर्वात के बारे में पढ़ना था, राइट। मुझे एक बार बता दीजिए, यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब हम निर्वात के बारे में पढ़ेंगे। नवीन सिंचाई पद्धति लाया था, ये सारी चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। बताएं मुझे एक बार, निर्वात क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है? निर्वात हो गया था कि नहीं हुआ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, अल्फांसो आम। हाँ ठीक है, बस विवेक यही पूछना था मुझे कि अब निर्वात के बारे में पढ़ना है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। एक सेकेंड पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। चलिए, तो देखिए, हमने अभी डिस्कस किया कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसका शासनकाल 1509 से लेकर के 15, लिखते जाइएगा साथ में, ठीक है, 1509 से लेकर के 1515 तक रहा। फिर इसके बाद ये होगा दोस्तों कि जो ये शासनकाल रहेगा लगभग 1515 से 1529, 1515 से लेकर के 1529 तक का जो कार्यकाल है, इसमें दो चीजें होंगी।
पहला काम इसमें यह होगा कि ये कमजोर, कमजोर शब्द सही नहीं है, इस समय पर अप्रभावी पुर्तगाली गवर्नर देखने मिलेंगे। इस शासनकाल में मतलब 1515 से 1529 के बीच में 6 गवर्नर नियुक्त किए गए, 6 गवर्नर नियुक्त किए गए, पर ये सभी अप्रभावशाली रहे, सब इनएफिशिएंट थे, इनफेक्टिव थे। इसीलिए इसे पुर्तगाली शासन के लिए निर्वात का काल कहा जाता है। पोर्चुगीज पोर्चुगीज इन इंडिया के लिए वैक्यूम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, दे वर इनइफेक्टिव। ओके, तो क्या होगा, इनइफेक्टिव पोर्चुगीज गवर्नर आएंगे, 6 गवर्नर को नियुक्त किया जाएगा, पर ये कभी भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे इंडिया के ऊपर। इसीलिए कह रहे हैं कि ये पुर्तगाल के लिए निर्वात का समय है, वैक्यूम का पीरियड है। इसी समय आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में परिवर्तन होंगे। भारतीय राजनीति में परिवर्तन। इसी समय इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें चेंजेस होंगे। क्या होगा, आप जान रहे हैं दोस्तों कि 1526, कमेंट करके बताएंगे कोई, सर भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत इन इंडिया, पानीपत का पहला युद्ध होगा। और इस युद्ध का परिणाम क्या था दोस्तों, भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद आप जानते हैं कि बाबर इंडिया आएगा, और बाबर जब इंडिया आएगा तो ये आपको पता है कि वो धीरे धीरे यहाँ पर एक एम्पायर बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम मुगल एम्पायर के नाम से जानते हैं। पानीपत का पहला युद्ध दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो है लोधी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो जाएगी और भारत में एक नया शासन देखने मिलेगा जिसे रूल ऑफ मुगल्स कहा जाएगा। दूसरी बात तो एक पावरफुल रूल एस्टेब्लिश होने वाला है। वहीं 1529 में विजयनगर, ऐसा लिखेंगे इसको, 1529 में दोस्तों जो राजा कृष्णदेव राय हैं, राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु, और इसका परिणाम क्या हुआ, कमजोर विजयनगर साम्राज्य। अब इस सिचुएशन को इमेजिन करो आप लोग, कमजोर विजयनगर साम्राज्य, वीक विजयनगर एम्पायर। अब थोड़ा सा इस सिचुएशन को 2 मिनट आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक तरफ उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में एक पावरफुल रूल एस्टैब्लिश हो रहा है, मुगल जो हैं वो एक केंद्रीयकृत सत्ता बनाएंगे और बहुत पावरफुल रहेंगे। एट द सेम टाइम दक्षिण भारत, जहां पर जब तक राजा कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य अपने परचम लहरा रहा है, अब वो विजयनगर साम्राज्य डिक्लाइन होने लगेगा और 1576-80 तक आते आते ये बहुत सारे भागों में बट जाएगा। इसी विजयनगर साम्राज्य के विघटन से मैसूर बनेगा, कर्नाटक से बहुत सारे स्टेट बनना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो 2 अलग अलग चीजें एक साथ आपको देखने मिल रही हैं, जहां उत्तर भारत में इंटीग्रेशन हो रहा है, वहीं दक्षिण भारत में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में स्टेट एक दूसरे के पास आ गए ड्यू टू दी मुगल रूल, और दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में स्टेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। यही कारण है, अब आप समझें इस बात को, यही कारण है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो वो अपना प्रभुत्व उत्तर भारत में नहीं जमा पाई,
उन्होंने अपना प्रभुत्व दक्षिण भारत में जमाया। और दूसरा कारण क्या है कि दक्षिण भारत में ही आपको समुद्री सीमा देखने के लिए मिलती है, हमें ओशियन बाउंड्री देखने के लिए मिलती है। तो समुद्री सीमा, बिखरे हुए कमजोर राज्य जो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो यहां पर यूरोपीय कंपनियों को शासन करना कंपैरेटिवली आसान था। यही कारण है कि अंग्रेज और फ्रांस यहां पर आसानी से कर्नाटक युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कर्नाटक वॉर में इन्वॉल्व होंगे, और फिर औरंगजेब की भी मौत हो जाएगी। और उसके बाद कहानी अलग ही है जो हमें आने वाली क्लासेस में समझना है। अंडरस्टूड? तो यहां तक मेरी बात समझ में आई कि ये जो पीरियड है 1515 से 1529 का, इसे वैक्यूम फेज कहा जा रहा है, इसे वैक्यूम पीरियड कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं, जो है नीनो डी कुन्हा। अगला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? नीनो डी कुन्हा। बहुत लंबा इसका कार्यकाल रहेगा, तो आई थिंक ये 4.4 होगा। हाँ, पहला हमने पढ़ा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 4.2 था अल्फांसो डी अल्बुकर, 4.3 ये परिवर्तन हो गए, और 4.4 में नीनो डी कुन्हा। बड़ा लंबा शासनकाल है, 1529 में गवर्नर जनरल बन के आएगा और 1538 तक रहेगा। ठीक है, तो लंबा टाइम पीरियड रहेगा, 1529 में आएगा और 1538 तक ये भारत में ही रहेगा। अब देखिए, नीनो डी कुन्हा जब भारत आया तो उसने सबसे बड़ा परिवर्तन, जो पहला परिवर्तन नीनो डी कुन्हा ने किया वो ये था दोस्तों कि उसने पुर्तगालियों का मुख्यालय, पोर्चुगीज का जो हेडक्वार्टर है वह गोवा को बना दिया। अब देखो, दो अलग अलग प्रश्न बनते हैं, यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला प्रश्न कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा पर अधिकार किया, तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस गवर्नर के द्वारा गोवा को भारत में पुर्तगाल के साम्राज्य का मुख्यालय बनाया गया, तो जवाब क्या होगा दोस्तों? नीनो डी कुन्हा। और इससे पहले क्या था? तो इससे पहले, इससे पूर्व में क्या? पहले कोचीन था। ठीक है, पहले कौन सा था? कोचीन था। तो इसने कोचीन को हटा करके गोवा मुख्यालय बनाया। दूसरा, इसके शासनकाल में एक और घटना हुई है, जो गुजरात गुजरात के शासक बहादुर शाह से जुड़ी है। क्या घटना है पहले समझ लो, फिर अपन लिख लेंगे। देखिए, हुआ ये कि इसी समय पे हुमायूं जो है, हुमायूं बहुत बड़े मूवमेंट चला रहा है, और इसी मूवमेंट के तहत हुमायूं ने गुजरात पर हमला कर दिया। गुजरात में उस समय बहादुर शाह का शासन था, जो वहां का राजा था। तो जैसे ही हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया, वो वहां से भाग गया। अब जब वो भागा तो वो पुर्तगालियों के पास पहुंच गया और पोर्चुगीज से ये कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए है, आप हमारी जान बचा लो, आप हमें हेल्प कर दो, और हुमायूं के अगेंस्ट भी आप हमें हेल्प कर दो, और बदले में हम आपको दो चीजें दे देंगे। एक तो जो बसीन है, तो बसीन वाला क्षेत्र आप हमसे ले लेना, और दीव वाला जो क्षेत्र है वो भी आप हमसे ले लेना। तो अल्टीमेटली बहादुर शाह के द्वारा, जो गुजरात का शासक है बहादुर शाह, इसने इसने पुर्तगालियों को दो क्षेत्र दे दिए। एक क्षेत्र था बसीन बसीन और दूसरा क्षेत्र था दीव। ठीक है, दीव। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जो बहादुर शाह है और नीनो डी कुन्हा, इनके बीच में विवाद हो गया। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की हत्या कर दी। ठीक, ये जब आप मुगल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये कंटेक्स्ट आएगा। मैंने बस आपको इतना बताया कि पुर्तगालियों को दीव और बसीन कैसे मिला।
हालांकि दीव फिर इनके हाथ से निकल जाएगा, बसीर इनके हाथ से दोबारा निकल जाएगा, फिर इन्हें दीव मिल जाएगा, बसीर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि नीनो डी कुन्हा के काल में मुख्यालय गोवा को बनाया गया और गुजरात के शासक बहादुर शाह से पुर्तगालियों को बसीन और दीव मिल गए। हालांकि बाद में नीनो डी कुन्हा से इनका विवाद हुआ और नीनो डी कुन्हा ने इसको मार डाला और पुर्तगालियों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, चलिए अगला जो गवर्नर जनरल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, गार्सिया दा नरोन्हा। गार्सिया दा नरोन्हा। गार्सिया दा नरोन्हा। ठीक है, गार्सिया डी नरोन्हा। अब इसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है कब रहा, बस हमें इतना दो बातें याद रखनी है इसके बारे में। पहला पॉइंट तो ये है कि इसने श्रीलंका, और श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन, के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। ये इसने श्रीलंका पर अटैक किया था, ये अटैक्ड ऑन श्रीलंका, और श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया था। अगली बात, इसके समय पर मद्रास व मुंबई में पुर्तगाली कारखानों की स्थापना की गई। ठीक है, इसके समय पर जो मुंबई है और मद्रास है, दमन है, इन सभी क्षेत्रों में पोर्चुगीज फैक्ट्री बनाई गई, पोर्चुगीज कॉलोनीज बनाई गई। ठीक है, तो पहला जो बड़ा काम इसने किया था कि ही अटैक्ड ऑन श्रीलंका। ये सवाल बनता है और बन चुका है एक बार कि उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताइए जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया या श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो याद रखेंगे उस गवर्नर का नाम है गार्सियो डी नरोन्हा। गार्सियो डा नरोन, डी कर लीजिए इसको, गार्सियो डी नरोन्हा। ठीक है, और इसी के शासनकाल में मद्रास और मुंबई में फैक्ट्री है। देखो मैंने ये शब्द नहीं लिखा यहाँ पर कि उसने मद्रास और मुंबई पर अधिकार कर लिया, अधिकार नहीं किया है मद्रास और मुंबई पर, वहां पर जाकर के फैक्ट्री खोली है, वहां पर जाकर के फैक्ट्री खोली है, अधिकार नहीं किया गया है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम सीधी चर्चा करेंगे मैनुअल एंटोनियो की। किसके बारे में बात करेंगे हम? अब हम सीधी चर्चा करेंगे मैनुअल एंटोनियो सिल्वा के बारे में। तो हमारा 4.6 मैनुअल एंटोनियो सिल्वा, ये भारत में आएगा 1958 में और 1961 तक ये रहेगा। अब मैनुअल एंटोनियो के बारे में पहली बात, ये बेसिक फैक्ट है दोस्तों। नंबर 1, पहली बात कि यह है अंतिम भारत में अंतिम पुर्तगाली गवर्नर, लास्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया। दिसंबर 1961 भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया और इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में मिला लिया। ठीक, तो इतना बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। ऑपरेशन विजय चलाया था 19 दिसंबर के आसपास ये ट्रांसफर हुआ था। तो अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है, राष्ट्र पोर्चुगल गवर्नर है। ठीक है,
अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है दोस्तों, और भारत ने ऑपरेशन विजय चला करके गोवा, दमन और दीव पर अधिकार कर लिया और भारत में विलय कर लिया। तो इस तरह हमने ये देखा कि जो पोर्चुगीज हैं, जो पोर्चुगल हैं, वो पहली कंपनी थी जो भारत आई थी, और भारत से जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय भी पुर्तगाली ही है, पोर्चुगल ही है। ठीक, तो ये हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने गवर्नर की बात की। अब एक टॉपिक समझना है, और समझने के बाद फिर मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा। तो एक सेकेंड दीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार, और अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए अगले टॉपिक को हम शुरू करेंगे दोस्तों। अब ये समझने वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ये टॉपिक है हमारा। और ये आपने सुना भी होगा, इसमें कई जगह पर कार्ड्स लिखा रहता है, इसी को कई जगह पर इस तरह भी लिखते हैं, कार्टेज ना लिख करके कार्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, तो ये शब्द आपने जरूर सुना होगा कि पुर्तगाली भारत में एक व्यवस्था लेकर के आए थे जिसे कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, इंग्लिश में कार्ड्स आर्मेडा कॉन्वॉय सिस्टम कहा जाता है। अब क्या है पहले समझ लो, फिर मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द यहां पर जो है वो है कार्ड, और दूसरा शब्द यहां पर है आर्मेडा। ठीक है, दो शब्द हैं यहां पर। जो कार्ड है इसका शब्द होता है परमिट। ठीक है, इसका शब्द अर्थ क्या होता है, परमिट अर्थात अनुमति, और आर्मेडा का अर्थ होता है बाध्यकारी अर्थात बाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है परमिट और इसका मतलब होता है बाइंडिंग। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाध्यकारी, परमिट। अब इसका अर्थ क्या था, देखो, तो हमने पिछली सेशन में यह देखा था कि जो पोर्चुगीज हैं वो बेसिकली पूरे हिंद महासागर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, वो पूरे इंडियन ओशियन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। उनका मानना यह था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरे व्यापारी यहां पर आए और वह यहाँ पर शासन करें या हिंद महासागर का उपयोग करें। विशेष तौर पर यह नीति किस लिए अपनाई गई थी, ताकि अरबी व्यापारियों को रोका जा सके। बाद में उनका उद्देश्य हो गया कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति को, ना भारत और ना ही जो मसाला द्वीप है वहां पर किसी से व्यापार करने देना है। तो इसके लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई, और इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसी पद्धति को उन्होंने इस पद्धति को नाम दिया कार्ड आर्मेडा व्यवस्था। इसके तहत एक रूल बनाया गया। रूल ये बनाया गया कि अगर किसी भी भारतीय, किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज को, बहुत सिंपल भाषा में, कोई भी नॉन पोर्चुगल जहाज अगर हिंद महासागर में जाना चाहता है, अगर इंडियन ओशियन में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उस जहाज के मालिक को गोवा जाना पड़ेगा। गोवा में जो पुर्तगाली ऑफिस है उन लोगों से परमिट लेना पड़ेगा। उन लोगों से क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। फिर वो परमिट आपको जहां से भी सेल करना है, चाहे गुजरात से सेल करना हो, चाहे यहां से कहीं से भी आपको जाना है, उस परमिट को चेक कराइए और उसके बाद ही आप अपना ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप यहां से जाइए। इतना ही नहीं, इतने में काम नहीं था, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कहा गया कि भारत या गैर पुर्तगाली जहाज जब भी हिंद महासागर में जाएंगे वो किसी भी तरह का कोई भी गोला बारूद नहीं ले जा सकते, पहला नियम। दूसरी चीज, जिन मुख्य चीजों का व्यापार पुर्तगाली कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट था काली मिर्च।
तो अगली जो शर्त लगाई गई कि कोई भी अरबी या भारतीय जहाज काली मिर्च लेकर के नहीं जाएगा, ब्लैक पेपर लेकर के नहीं जाएगा। और अगर आपने ये परमिट नहीं लिया, आपने यह परमिट नहीं लिया, तो फिर पुर्तगाल के ही जहाज आपके जहाज को या तो डुबा देंगे या फिर आप पुर्तगाल की नौसेना से सामना कीजिए। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो पुर्तगाल की सेना थी उनके पास गोला बारूद हुआ करते थे, उनकी जो जहाज थी उन जहाजों में भी गोला बारूद लगे रहते थे। तो अगर आप बिना लाइसेंस के घुस भी गए यहाँ पर, तो उनकी शिप है जो लगातार चेक कर रही है, तो अगर आप यहाँ पर घुस भी गए तो फिर आपको गोला बारूद से उड़ा दिया जाएगा। कहा जाता है कि जब अकबर को समंदर देखना था तो अकबर को भी सांकेतिक रूप से यह परमिट लेना पड़ा था, उससे पैसे नहीं लिए थे कोई, पर एक सांकेतिक रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में उसे ये का परमिट लेना पड़ा था। तो ये थी कार्च आर्मेडा व्यवस्था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो कार्च आर्मेडा व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बनाई गई एक लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जिसके तहत किसी भी गैर पुर्तगाली जहाज को हिंद महासागर में जाने हेतु पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था, और यदि वे परमिट नहीं लेते थे तो उनके जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। ठीक है, कोई भी गैर पुर्तगाली व्यक्ति अपनी जहाज में गोला बारूद नहीं ले जा सकता था और काली मिर्च नहीं ले जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? तो फिर मैं आपको इसको लिखवा दूंगा और ये लिख लीजिएगा आप लोग। बताइए, क्लियर है? बताएं एक बार। एक अधिकार करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, देखो ये सौम्या हमें लगता है मुगलों का शासन यहाँ है। दीज आर मुगल्स। यहाँ तो छोटे छोटे राज्य हैं, है ना, बहुत बड़े से पर इन्हीं का अधिकार है। ठीक, चलो तो अब लिखना शुरू करेंगे। लिखिए, इसमें लिखिए, इस तरह से लिखिए। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, कार्ड्स का अर्थ होता है, कार्ड्स का अर्थ होता है परमिट, और आर्मेडा का अर्थ है बाध्यकारी। कार्ड्स का अर्थ है परमिट, कार्ड्स का अर्थ है परमिट, और आर्मेडा का अर्थ है बाध्यकारी। इस तरह, इस तरह कार्ड्स आर्मेडा, कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था, व्यवस्था एक बाध्यकारी परमिट की व्यवस्था थी, एक बाध्यकारी परमिट की व्यवस्था थी। कार्ड्स मीन्स परमिट एंड आर्मेडा मीन्स बाइंडिंग। कार्ड्स मीन्स permit and armada means binding. Thus, cards armada, cards armada system was a binding permit system, binding permit system. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ की गई। कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ की गई, पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ की गई एक, एक बाध्यकारी, एक बाध्यकारी
परमिट व्यवस्था थी, एक बाध्यकारी परमिट व्यवस्था थी, जिसके तहत गैर पुर्तगाली जहाज़ों को जिसके तहत गैर पुर्तगाली जहाज़ों को हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु और ऐसा लिखिए हिंद महासागर में आवागमन हेतु, ऐसा लिखिए हिंद महासागर में आवागमन हेतु पुर्तगाली मुख्यालय ब्रैकेट में लिखिए गोवा, पुर्तगाली मुख्यालय ब्रैकेट में लिखिए गोवा से एक परमिट लेना होता था। इंग्लिश में लिखिए, अगर कुछ नहीं लिख पाए तो पीछे करके दोबारा लिख सकते। इंग्लिश में लिखिए, इट वॉज a compulsory licensing system introduced by Portuguese governor in India. According to this system, each non-Portugal ship was required to take a compulsory license from Portugal headquarter bracket में गोवा, Portugal headquarter bracket में गोवा to sail SAIL वाला sail to sail in Indian Ocean, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, थर्ड। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा लिखो। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र पर पुर्तगालियों का एकाधिकार तथा गैर पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को सीमित करना था। इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली एकाधिकार स्थापित करना तथा गैर पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को सीमित करना था। मेन ऑब्जेक्टिव behind this system was to establish Portugal monopoly and supremacy on Indian Ocean and to limit the trading opportunities, business activities
टू लिमिट द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन पोर्चुगल, टू लिमिट द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन पोर्चुगल। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट लिखिए, फोर्थ, इस तरह लिखिए। हाँ लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए सीधा सीधा। फोर्थ में लिखिए, इस व्यवस्था के तहत, इस व्यवस्था के तहत भारतीय, सॉरी ऐसा लिखिए, इस व्यवस्था के तहत गैर पुर्तगाली, गैर पुर्तगाली अपने जहाजों में, अपने जहाजों में बारूद, कौमा हथियार, हथियार तथा बारूद, कोमा हथियार तथा तथा काली मिर्च नहीं ले जा सकते थे, काली मिर्च नहीं ले जा सकते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, नॉन पोर्चुगल, नॉन पोर्चुगल could not, could not carry, could not carry cannons, cannon, comma, weapons, cannon, comma, weapons, and black pepper, black pepper into their ship, into their ship। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 5, नंबर 5 लिखिए, मुगल बादशाह अकबर को भी, मुगल बादशाह अकबर को भी समुद्र भ्रमण हेतु, समुद्र भ्रमण हेतु, समुद्र भ्रमण हेतु सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप से, सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप में पुर्तगालियों से, सांकेतिक रूप में पुर्तगालियों से यह परमिट लेना पड़ा था, यह परमिट लेना पड़ा था। अकबर, अकबर was also, Akbar was also forced, Akbar was also forced to take, to take this permit, to take this permit। ठीक, अब आखिरी में कंक्लूजन के रूप में लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, लिखिए कंक्लूजन के रूप में, इस व्यवस्था के, इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली, पुर्तगाली स्वयं को, स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली स्वयं को, स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे, कॉमा, फुल स्टॉप। यह तथ्य, यह तथ्य स्मरणीय है, यह तथ्य स्मरणीय है कि पुर्तगाली, पुर्तगाली हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व, यह तथ्य स्मरणीय है कि पुर्तगाली हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व, अपना वर्चस्व इसलिए स्थापित कर सके, इसलिए स्थापित कर सके क्योंकि चोल शासकों के बाद, चोल शासकों के बाद किसी भी भारतीय शासक ने, भारतीय शासक ने प्रबल नौसेना की नींव नहीं रखी, प्रबल नौसेना की नींव नहीं रखी। चोल शासकों के बाद किसी भी भारतीय शासक ने प्रबल
नौसेना की नींव नहीं रखी। इंग्लिश में लिखिए, पोर्चुगीज called themselves Portuguese called themselves the masters of the ocean, the masters of the ocean। फुल स्टॉप लगाइए। This must be noted, this must be noted that that this must be noticed that Portuguese could establish Portuguese could establish their supremacy on Indian Ocean, their supremacy on Indian Ocean, because after Chol, after Chols, nobody, nobody could, nobody worked on, nobody worked on strong naval power, strong naval power। ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कोई भी भारतीय नहीं है, कोई भी इंडियन नहीं है जो टक्कर दे सके पुर्तगाली को। तो भारत के शासकों ने क्या किया कि एक तो वो आपस में युद्ध लड़ते थे, तो आपस में युद्ध लड़ने के लिए नेवी की जरूरत उनको महसूस नहीं होती थी, और दूसरा उनका ध्यान ही नहीं गया। चोल शासकों के बाद कोई भी आपको व्यक्ति नहीं दिखेगा जिसने नौसेना पर काम किया हो, जिसने नेवी पर काम। और यही कारण रहा कि ना सिर्फ पुर्तगाली बल्कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं वो भारत आईं और भारत आकर के शासन करने लगी। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू कुछ बातें बताई गई हैं। तो गोवा है, गोवा में जाकर के कार्ड इशू किया जाता था। तो आप पहले गोवा जाएंगे, गोवा में कार्ड लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर ये बैरियर लगे रहते थे समुद्र में, ये बैरियर लगा करके इन्होंने रखे थे कि अगर किसी भी जहाज को निकलना है तो पहले क्या होगा, आपको चेक कराना पड़ेगा। यहाँ पर कार्ड चेक होगा, फी कलेक्शन होगा। तो पुर्तगालियों के लिए एक व्यापार बन चुका था। अब उनको दो चीजें मिल गई ना यहाँ से, एक तो ये हो गया कि दूसरे लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको जहाज लेकर के यहाँ से आना है, अगर यहाँ से आपको शिप लेकर के आना है तो परमिट लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और उस पैसे का उपयोग भी अपने व्यापार में करते थे। तो ये सिर्फ उनके लिए व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहा, आगे जाकर के उन्हें यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता था, अच्छी खासी मात्रा में रेवेन्यू मिलता था। तो यहाँ पर पहले आइए गोवा, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कराइए, फिर यहाँ से आप चीज़ों को लेकर के जाइए। तो ये कार्ड आर्मीडा काफिला व्यवस्था थी। अब मुझे बताएं क्या इसमें कोई डाउट है। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे दोस्तों कि कैसे इन्होंने व्यापार और वाणिज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड? बिल्कुल सही, आम के आम और गुठलियों के दाम। देखो, अगर थोड़ा तेज मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोग पीछे कर लें एक बार वीडियो को। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। गीतिका का प्रश्न है कि शांत जल की नीति और कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था में अंतर बता दीजिए। ठीक, ये अंतर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको आप ऐसे समझो बहुत बेसिक तरीके से। आज भी जब हम भारत सरकार या यूपी सरकार की बात करते हैं तो सरकारें दो चीजें लेकर के आती हैं। एक होती है पॉलिसी, जिसे हम नीति कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है स्कीम, जिसे हम योजना कहते हैं। ओके, देखो दोस्तों, जो नीति है वो बहुत बड़ा एक विजन होता है, और इस बड़े विजन को पूरा करने के लिए हमें छोटी छोटी योजनाएं बनानी पड़ती है। इसको ऐसे समझो, घर का नक्शा ये एक विजन है, लेकिन घर में जब एक एक ईंट और एक एक कमरा बनता है वो उसके लिए एक मील का काम करती है। तो जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने एक योजना बनाई कि हम चाहते हैं कि 2030 तक मान लीजिए भारत में 100% साक्षरता आ जाए, 100% लिटरेसी आ जाए। ये एक नीति है,
ये क्या है? नीति। अब इसको पूरा करने के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम चलाओगे। आप कहोगे कि चलिए हम जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ने के लिए आएंगे तो उनके माँ बाप को पैसे मिलेंगे, जो प्रौढ़ हैं हम उनकी शिक्षा के लिए भी काम करेंगे, जो वृद्ध हैं हम उनकी शिक्षा के लिए भी काम करेंगे, हम स्ट्रीट स्कूल्स चलाएंगे। तो ये क्या किया आपने? ये अलग अलग योजनाएं चलाई इस बात को पूरा करने के लिए। इसी तरह जो पुर्तगाली थे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पॉलिसी है, ये नीति है ब्लू वाटर। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए पहला काम उन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग नेवी, बहुत ही सशक्त नौसेना। दूसरा काम उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? फितोरियों की स्थापना, फितोरियों की स्थापना। तीसरा काम क्या किया? प्रमुख प्रमुख जल संधियों पर अधिकार। दे कैप्चर्ड मेजर स्ट्रेट, हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं, मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। और चौथा काम उन्होंने क्या किया? कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था लेकर के आए। तो कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी का एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, नाउ आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारे अगले टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए। थैंक यू। ये नीनो डी कुन्हा के समय आ गया, और पहले ही आ गया था। मतलब इसकी शुरुआत शायद अल्फांसो डी अल्बुकर, नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के समय ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नीनो डी कुन्हा ने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया था। ठीक। चलिए अगला लिखते हैं, छठवां पॉइंट। ये भी लिखना है आपको, इसमें आपको सिर्फ लिखना है दोस्तों। छठवां पॉइंट लिखिए, भारत में भारत में पुर्तगाली व्यापार का विस्तार। इंग्लिश में लिखिए, एक्सपेंशन ऑफ पोर्चुगीज ट्रेड इन इंडिया। इसमें लिखते जाइए, ये फैक्चुअल चीजें हैं। चलिए सबसे पहले इसमें इंट्रो, इस तरीके से लिखिएगा इसको। हाँ, पहले एक इंट्रो, और फिर जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो थोड़ा अंदर, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा अंदर करके लिखना, इस तरह से। चलिए लिखें, इसमें लिखना शुरू करें। पुर्तगाली पुर्तगाली दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली पुर्तगाली दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले, समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय थे। और उन्होंने उन्होंने निम्नलिखित निम्नलिखित केंद्रों के द्वारा, निम्नलिखित केंद्रों के द्वारा भारत में भारत में अपने व्यापार का भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया। भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया। इंग्लिश में लिखिए, पोर्चुगीज पोर्चुगीज वर द फर्स्ट Portuguese were the first to establish trade relation trade relation with trade relation with
Southeast Asia, trade relation with Southeast Asia via naval route, via naval route. They via naval route. They expanded their trade trade by following measures by following measures. चलिए पहला पॉइंट लिखें इसमें, नंबर 1। अब यहां से लिखना है, अंदर करके। नंबर 1 लिखिए, मालाबार तट मसाला व्यापार। दूसरा लिखिए, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट वस्त्र व्यापार, टेक्सटाइल ट्रेड। ठीक, तीसरा लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट लिखिए, मलक्का के द्वीपों से मलक्का के द्वीपों से वे लौंग तथा कस्तूरी का व्यापार करते थे। मलक्का के द्वीपों से वे लौंग तथा कस्तूरी का व्यापार करते थे। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, चौथा, दक्षिण पूर्व के द्वीपों से दक्षिण पूर्व के द्वीपों से वे सारे सामान को दक्षिण पूर्व के द्वीपों से वे सारे सामान को भारत के नागपट्टनम लाते थे, भारत के नागपट्टनम बंदरगाह लाते थे, और फिर यहां से पुर्तगाल। दक्षिण पूर्व एशिया के सारे सामान को वे पहले भारत के नागपट्टनम बंदरगाह लाते थे, और फिर पुर्तगाल they they carried the items from south east island to Nagapattinam port of India, then Portugal, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 5, पुर्तगालियों को सर्वाधिक लाभ काली मिर्च के व्यापार से होता था। पुर्तगालियों को सर्वाधिक लाभ काली मिर्च के व्यापार से होता था। Clove was the most black pepper was the most important trading goods for Portuguese.
और आखिरी पॉइंट लिखिए, लास्ट नंबर 6, पुर्तगाली व्यापार के अलावा व्यापार के अलावा परिवहन परिवहन की सुविधाएं भी देते थे। पर पुर्तगाली व्यापार के अलावा परिवहन की सुविधाएं भी देते थे, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। पुर्तगाली व्यापार के अलावा परिवहन की सुविधाएं भी देते थे, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ। Portuguese also gained profit. Portuguese also gained profit by transportation services. By transportation services. ठीक है, अब वो क्या करने लगे थे, आखिरी में उन्होंने हर तरह से पैसा कमाने का सोचा। पहली चीज उन्होंने ये देखा कि यार हम पहले नंबर पैसा कैसे बना सकते हैं, व्यापार से, तो काली मिर्च का व्यापार बहुत करते थे। दूसरा, पहले उन्होंने भारत पर अधिकार किया, अब वो धीरे धीरे इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन क्षेत्रों में भी पहुंचने लगे थे, और यहां से वो कस्तूरी, लौंग, लाख, इन सब का व्यापार करते थे। यहां से जितना भी सामान, जैसे मान लीजिए कि जितना भी सामान है तो वो यहां से कलेक्ट करेंगे, ये इंडिया है, यहां से वो कलेक्ट करते, और भारत में जो नागपट्टनम है, इंडिया में नागपट्टनम जो है, उसे उन्होंने एक सेंटर बनाया। यहां से पूरा सामान कलेक्ट करके नागपट्टनम लाते, और फिर नागपट्टनम से पूरा सामान पुर्तगाल ले जाया करते थे। अब उन्होंने ये देखा कि यार बहुत से दूसरे व्यापारी हैं जो अपना सामान यूरोप भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है तो वो खुद जहाज लेकर के नहीं जा सकते। तो उन्होंने व्यापारियों से ये कहा कि एक काम करो, हम तुम्हारा सामान जो है वो यूरोप तक पहुंचा देंगे, बस तुम हमें एक पैसा दे देना। तो आज जो हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देखते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जहाजों को छोड़ दीजिए या फिर आज ट्रक चलते हैं, तो उनका कंसेप्ट वही है कि आप सामान दे दीजिए, हम सामान को आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो पुर्तगालियों ने ये काम भी किया, वो सामान लिया और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने लगे। तो इस तरह से पुर्तगाली अपना व्यापार करते थे। याद रखिएगा, जो मालाबार कोस्ट है, मतलब केरल वाला तट है, वहां से ये मसाला व्यापार करते थे, और जो कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु वाला कोस्ट है, वहां से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पर इनका विस्तार हमें मुगलों के साथ देखना है कि मुगलों के साथ पुर्तगालियों की कुछ झड़प होती है। तो अब हम 7वें पॉइंट में मुगल और पुर्तगालियों के बारे में समझेंगे। ठीक है, और आप मेरे साथ ही साथ इसको लिखते जाइएगा, मुगल और पुर्तगाली, मुगल एंड पोर्चुगीज। पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए, हमने ये देख लिया था कि भारत में 1526 के बाद मुगल शासन की स्थापना हो जाएगी, और धीरे धीरे उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में मुगल एम्पायर फैल जाएगा। तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो बंगाल वाला रीजन है, ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो फर्टिलिटी बहुत है, आर्टिशियंस बहुत रहते हैं, तो बहुत अच्छा वस्त्र यहाँ से मिलता है। तो जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आएंगी वो बंगाल में अपना सेंटर एस्टेब्लिश जरूर करना चाहिए। तो पुर्तगालियों ने भी बंगाल में अपना एक केंद्र बनाया था, और उन्होंने बंगाल में जो अपना प्रमुख केंद्र बनाया था वो है हुगली। हुगली हुगली को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया, और हुगली से ये पूरा व्यापार किया करते थे। ठीक है, व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये यहाँ पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। जैसे कहा जाता है कि 1613 में जब जहांगीर का शासन चल रहा था, जब जहांगीर रूल कर रहा था, तो इस समय इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पायरेसी का काम शुरू कर दिया। अब पायरेसी का मतलब वो नहीं है जो आज आप समझ रहे हैं कि सर ये कौन सी पायरेसी की बात कर रहे हैं। पायरेसी का मतलब यहाँ पर यह था कि ये क्या करते कि कोई दूसरा जहाज अगर यहाँ पर आता हुगली के बंदरगाह में, तो उससे पहले ही ये उसको लूट लेते। अब इस बात से मुगल एम्परर जहांगीर बड़े नाराज हो गए, और सीधी सी बात है यार, इतना बड़ा राजा है, तुम उसके जहाज को ही लूट ले रहे हो। अभी यही कहानी हम दोबारा पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे जब जानेंगे कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण इसीलिए हुआ
क्योंकि जब उसके जहाज निकल रहे थे तो बीच में यहाँ पर लूटमार हो गई। तो उसने दारा कहा कि भैया आप हमारे जहाज लौटा दो, पैसा दे दो। उसने कहा हमने लूटे नहीं, तुम क्यों लौटाए? उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया। ठीक इसी तरह यहाँ पर यह होने लगा कि मुगलों के जहाज यहाँ आ रहे थे और मुगलों के जहाजों को पुर्तगालियों ने लूट लिया। क्या कहा? खा भैया परमिट का है। अब आप सोच के देखो आप क्या करने वाले, एक चींटी हाथी से भिड़ने वाली। तो बस उसने ऑर्डर दिया जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने गवर्नर मुबारक खान को भेजा और कहा कि जाकर के इनकी लंका लगा के आ जाओ भैया, ठीक है, इनको जला दो, खत्म कर दो इनको। मुबारक खान गया, उसने पुर्तगालियों का बेहतरीन तरीके से दमन किया। पुर्तगाली समझ गए कि हमें पंगा नहीं लेना चाहिए था, माफी मांगने आ गए और ये चीज खतरनाक थी कि उन्हें माफी मिल जाती। तो पहला तो ये क्लैश हुआ। दूसरा क्लैश ये हुआ, अभी तक ये पायरेसी कर रहे थे, अब इन्होंने दूसरा काम और शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों? देह व्यापार शुरू कर दिया। ये यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगे। क्या करने लगे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगे। और साथ ही साथ में ये लगातार कन्वर्जन कर रहे थे, जबरन धर्मांतरण कर रहे थे। इस बात की जानकारी भी मिली। ये दो काम करने लगे। ये क्या कर रहे थे? ये अधिकांश लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे और उससे भी बुरा काम ये करते कि यहाँ के लोगों को ये पकड़ते और जबरदस्ती इनको ले जाते और यूरोप में जाकर के बेच देते। आपको याद होगा कि यूरोप और अमेरिका में दास व्यवस्था चलती थी, स्लेव सिस्टम चलता था, बहुत ही बुरी व्यवस्था, तो बहुत ही बुरी व्यवस्था। तो स्लेवरी, दास व्यवस्था के तहत, स्लेव सिस्टम के तहत ये भारत से बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को पकड़ करके ले जाते और उन्हें ले जाकर के बेच देते थे यूरोप में और उन्हें बेच देते थे अमेरिका में ले जाकर। अब इसी बीच में इन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जो मुमताज महल है, कौन है दोस्तों? जो मुमताज महल है, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। तो मुमताज महल की दो नौकरानियां थी, दो उनके यहाँ कार्य करने वाली लेडीज थी। पुर्तगालियों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन दोनों को पकड़ के बेचने के लिए जाने लगे। बस फिर समझ लो आप कि मुमताज महल ने सीधा शाहजहां से कहा, शाहजहां ने पूरा का पूरा काफिला भेज दिया और फिर पुर्तगालियों का पूरी तरीके से दमन हो गया। तो कहा जाता है कि 1632 में अब पुर्तगालियों को हुगली छोड़ करके भागना पड़ा। उन्हें व्यापार की कुछ अनुमति मिली क्योंकि वो दोबारा माफी मांगने के लिए आ गए, लेकिन 1632 में उनकी इस हरकत के बाद उन्हें हुगली से वापस जाना पड़ा। तो ये दो कारण या दो गतिविधियां ऐसी हुई जिनसे मुगल और पुर्तगाल के रिश्ते खराब हो गए और इसका बहुत नुकसान हुआ पुर्तगालियों को। क्योंकि अगर वो ये हरकतें नहीं करते, अगर वो यहाँ पर जहाजों को नहीं लूटते मुगल एम्परर के, फिर वो ये दास व्यापार नहीं करते, स्लेव ट्रेड नहीं करते, तो शायद वो लंबे समय तक यहाँ टिक सकते थे और उन्हें बहुत बहुत फायदा होता। बट जैसा हमने शुरू में जाना है कि पुर्तगाली या स्पेनिश, फ्रेंच, ये ज्यादा बार्बरिक नेचर के थे कंपैरेटिव टू द ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों की तुलना में पुर्तगाली, डच, फ्रांस ये बहुत ज्यादा बर्बर थे। इन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार की हैं। ठीक है, कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स, वो कंपैरेटिवली ज्यादा सिविलाइज थे। ठीक है, बुरे तो वो भी थे पर इनसे कम बुरे थे, हम ये कह सकते। तो चलिए लिखें मुगल और पुर्तगाली में दो दो पॉइंट लिखिए। देखिए पहला पॉइंट लिखें, पुर्तगाल ने पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली, बंगाल के हुगली तथा तथा बालसोर में बालसोर में अपनी अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया, अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया। परंतु परंतु निम्नलिखित गतिविधियों के कारण परंतु निम्नलिखित गतिविधियों के कारण पुर्तगालियों का मुगलों से संघर्ष हुआ, मुगलों से संघर्ष हुआ और और उन्हें
उन्हें बंगाल में अपने व्यापारिक अधिकारों को खोना पड़ा और उन्हें बंगाल में अपने व्यापारिक अधिकारों को खोना पड़ा। इंग्लिश में लिखिए, पोर्चुगीज established their factories at Hooghly in Bengal, but their following activities cost them Bengal with and cost and conflict with Mughals ठीक। अब क्या क्या एक्टिविटीज थी तो सब पॉइंट में लिखना। नमक व्यापार पर एकाधिकार, मोनोपोली ऑन ट्रेड, सॉल्ट ट्रेड, तंबाकू पर अत्यधिक कर, एक्सट्रीम टैक्स ऑन टोबैको, तीसरा बंगाल के पास, या ऐसा लिखें इसको, बंगाल में आने वाले जहाजों की लूट, पायरेसी ऑफ द शिप, चौथा दास व्यापार, पांचवा जबरन धर्मांतरण, फोर्सफुल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिखा था आपने और उसके अंदर ये सब पॉइंट आए, मतलब आपने ऐसा लिखा होगा, ये पहला पॉइंट था, इसके सब पॉइंट हो गए। अब दूसरा पॉइंट लिखो, मुगलों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मुगल, और इस तरह से लिखिएगा 2 पॉइंट। ठीक है, मुगलों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मुगल्स। अच्छा, तंबाकू आप सोच के देखो, तंबाकू को आए हुए अभी 50 साल भी नहीं हुए और तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। ठीक है, तंबाकू जो टोबैको है, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण कमोडिटी बन चुका है टोबैको। ठीक, तो इतना प्रभाव हो गया है टोबैको का। चलिए लिखिए इसमें, 1613 में पुर्तगालियों के द्वारा, इसमें लिखिए यहां पर पहला पॉइंट ये, 1613 में पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के एक जहाज को लूट लिया गया। परिणाम स्वरूप जहांगीर ने मुकारब खान को आदेश दिया कि वह पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दे। मुकारब खान को आदेश दिया कि वह पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दे। इंग्लिश में लिखिए, इन 1613 कॉमा लगाइए, पोर्चुगीज ऑफेंडेड जहांगीर by plundering, PLUNDERING, by plundering
मुगल शिप, फुल स्टॉप, एनरेज्ड बाय दिस, मतलब गुस्सा, एनरेज्ड बाय दिस, एनरेज्ड बाय दिस, जहांगीर ऑर्डर्ड मुकारब खान टू ऑब्टेन कंपनसेशन, मुकारब खान टू ऑब्टेन कंपनसेशन। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट इस तरह से लिखें। 1632 में पुर्तगालियों ने शाहजहां की बेगम मुमताज महल की दो कर्मियों को अगवा कर लिया तथा दास व्यापार हेतु बेच दिया। परिणाम स्वरूप शाहजहां ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को आदेश दिया कि वे बंगाल से पुर्तगाली व्यापार को समाप्त कर दें, इंग्लिश में लिखिए, पोर्चुगीज सीज्ड, Portuguese seized two slave girl of Mumtaz Mahal. Shahjahan ordered the Bengal governor. Shahjahan ordered the Bengal governor Qasim Khan to take action against Portuguese. ठीक, चलिए, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों मैं एक छोटा सा आपको काम दे रहा हूं, आप घर से कर करके ले आइएगा कल, ताकि क्योंकि कल हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ, प्लीज ये करके ले आइएगा आप घर से। आपको करना यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है पुर्तगालियों के पतन के कारण, एक ये वाला पेज, और दूसरा हमने लिखा है पुर्तगाली शासन का भारत पर प्रभाव। बस ये दो चीजें आप लिख करके ले आना। हम 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, फिर हम डचेस की बात करेंगे, ठीक है, और फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो कल की क्लास में मुख्य रूप से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। डच के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, 1-2 पॉइंट है बस, वो पढ़ेंगे और खत्म। फिर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना आप करके ले आइएगा। फिर कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे होंगे, और कल ही खत्म करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी ज़्यादा नहीं है। जो बड़ा टॉपिक है वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वहां हमें कर्नाटक वॉर्स के बारे में पढ़ना होगा, वहां हमें कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, तो और कोई डाउट? इतना काम करके ले आएंगे आप लोग। 2 छोटे छोटे काम दिए हैं मैंने आपको, ओके। फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे कल की क्लास में। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे, और जहां भी आंसर राइटिंग बनेगी कल के टॉपिक के बाद, कुछ आंसर्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्लियर? खत्म करते हैं आज की क्लास को, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।